नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दवसस एकेडमी का सबसे बहुचर्चित शो 15 मिनट शो इकोनॉमी में। आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हम इस 15 मिनट में बीपीएससी एईडीओ द्वारा आयोजित की जाने वाली जो परीक्षा है उसमें इकोनॉमी के शानदार टॉप 15 प्रश्नों को हम देखने वाले हैं साथियों। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए साथियों, पहला प्रश्न क्या है आपके पास, आपको देखकर बताना है इसका सही जवाब। आशा है कि आप इस प्रश्न का कमेंट करना शुरू करेंगे। इस प्रश्न को देखते हैं कमेंट करना भी आप क्या करेंगे, शुरू करेंगे। साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मार्च 2025 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर कितनी दर्ज की गई। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है और आपको क्या करना है साथियों, इसका सही जवाब देने की कोशिश करनी है कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। साथियों, आपको पता है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए विभिन्न सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बहुत सारे इंडेक्सेस का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, विभिन्न सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन साथियों, इस प्रश्न में आपसे जो प्रश्न पूछा गया सीपीआई के विषय में पूछा गया, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के विषय में पूछा गया है। आपको क्या करना है, इसका सही जवाब देना है साथियों। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्च 2025 के लिए ये जो दर थी साथियों, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो साथियों ये थी 2.95% रही, यानी कि 2.95% रहा। विकल्प सी क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की बात करेंगे साथियों, तो प्रश्न देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सह विद्यमान होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सह विद्यमान नहीं होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों सहयोग से कार्य करते हैं। ये आपको क्या करना है साथियों, सही प्रश्न का क्या करना है जवाब, मतलब सही उत्तर क्या करना है साथियों, आपको देना है। इसका सही उत्तर क्या करना है साथियों, आपको देना है। यहाँ पे देखेंगे, है ना, ये आपको ध्यान में है ना, उत्तर आपको देना है साथियों। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न में साथियों सही विकल्प की साथियों चर्चा करें तो विकल्प ए क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। साथियों, आप जानते हैं कि राज्य की भूमिका के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ इकोनॉमी, राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 वर्गों में किया जाता है, जिसमें एक जो प्रचलित वर्गीकरण है उसको हम कहते हैं साथियों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसको हम बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। साथियों, एक को हम कहते हैं गैर बाजार अर्थव्यवस्था, जिसके 2 विभिन्न रूप होते हैं। एक को हम कहते हैं समाजवादी और एक को कहते हैं साथियों साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। और एक ऐसी व्यवस्था होती है साथियों जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ हम जिक्र करेंगे निजी क्षेत्र का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे साथियों विकल्प ए के साथ। जितने भी लोग जा रहे हैं साथियों, बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है ना, बिल्कुल भी जवाब क्या सही है। अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं साथियों। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे सहयोग से कार्य नहीं करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नहीं करते हैं। ये आप देखेंगे विकल्प क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इस दृष्टिकोण से क्या हो जाएगा साथियों, आपका सही जवाब होने वाला है। विकल्प ए क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। साथियों, हमें समझना है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यों कहते हैं, किस, है ना, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्यों कहा जाता है। तो साथियों, ये विशेष तौर पे आप देखेंगे जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ये समाचार पत्रों में मुख्य पंक्ति के तौर पे प्रकाशित किया जाता है ये समाचार पत्र, इस वजह से उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। साथियों, शुरू की बात करेंगे साथियों, यानी कि प्रारंभ में हम डब्ल्यूपीआई को क्या कहते थे, प्रारंभ में यानी कि 2014 से पहले की बात करेंगे साथियों। 2014 से पहले डब्ल्यूपीआई को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते थे, डब्ल्यूपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में साथियों आपको ध्यान रखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई को क्या कहा जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि शीर्ष पंक्ति
मुद्रास्फीति कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि जितने भी लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। विकल्प ए क्या है इसका साथियों, सही जवाब है। क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हम देखेंगे साथियों। गहन कृषि जिला कार्यक्रम यानी कि आईएडीपी वर्ष में, मतलब गहन कृषि विकास से पहले बड़े प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था। इसका आपको क्या करना है, जवाब देना है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स में ये जो खाली रिक्त स्थान है उसमें सही प्रश्न का क्या करना है, मतलब सही वर्ष क्या करना है आपको अंकित करना है। आइए साथियों इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए यानी कि 1960 क्या है साथियों, इसका सही जवाब है 1960 की चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अल्पकालिक औसत लागत के बराबर होती है, ये आपसे पूछा गया, अल्पकालीन औसत लागत के बराबर होती है। साथियों आप समझने की कोशिश करें, जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे होते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र पढ़ रहे होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है साथियों जिसको हम कहते हैं कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहते हैं, ये कॉस्ट विभिन्न प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं साथियों टोटल कॉस्ट कहा जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, टीसीपी कहते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक को कहते हैं साथियों औसत लागत कहा जाता है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एक को कहते हैं साथियों मार्जिनल कहा जाता है ना, मार्जिनल कहते हैं, यानी कि सीमांत कहते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के भी दो हिस्से होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक को कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। और एक को हम कहते हैं साथियों वेरिएबल कहा जाता है, वेरिएबल कहते हैं ना, वेरिएबल कहते हैं। अल्पकालीन औसत लागत में हमें समझना चाहिए साथियों, अल्पकालीन औसत लागत में विशेष तौर पे जो फर्म्स जो होती हैं, फर्म की हम चर्चा करते हैं, तो वो जो फिक्स्ड जो कॉस्ट है हम बात करेंगे, जैसे मशीनरी आदि पे जो खर्च किया जाता है उसमें वो परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये बात आप ये जानते हैं। यहाँ पे जब आप देखते हैं साथियों माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या 5 के लिए यानी कि अल्पकालीन औसत लागत जो बराबर होती है साथियों, वहां पे देखेंगे औसत परिवर्तित लागत, यानी कि विकल्प बी की चर्चा करेंगे। औसत परिवर्तित लागत और औसत नियत लागत की क्या होती है, बराबर होती है। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग विकल्प बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्नों की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन यानी कि गुड्स का उत्पादन उत्पादक के घर में होता है। द्वितीयक उद्योग, वृहद उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन पे क्या करना है साथियों, आपको विचार करना है। साथियों आपको ये जानना चाहिए जो लघु उद्योग क्षेत्र होता है, लघु उद्योग क्षेत्र की बात करते हैं। लघु उद्योग जो क्षेत्र होता है हम इसकी बात कर रहे हैं, लघु उद्योग क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को वृहद, मतलब इसका भी वर्गीकरण किया जा सकता है, वर्गीकरण किया भी जाता है। एक को कहते हैं साथियों लघु उद्योग कहते हैं, लघु उद्योग कहा जाता है। और एक को कहते हैं साथियों कुटीर उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे, कुटीर उद्योग कहते हैं। और इसी कुटीर उद्योग के लिए जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा, प्रशांत चंद महालनोबिस का नाम आपने जरूर सुना होगा। चंद महालनोबिस, महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा। महालनोबिस मैं लिख देता हूँ, महालनोबिस का नाम आपने सुना होगा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने कुटीर उद्योगों के लिए एक अन्य शब्द भी दिया, यानी कि उन्होंने एक नया शब्द मिंट किया, हम कह सकते हैं मिंट किया, जिसको उन्होंने कहा था साथियों हस्त उद्योग कहा था, हस्त उद्योग कहा था। तो अगर आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ ले कि कुटीर उद्योगों के लिए हस्त उद्योग जैसे शब्दों को पहली बार किसने मिंट किया, किसने गढ़ा, तो उनका नाम है साथियों प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, जिनके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी आधारित है। ये बात आप खूब ढंग से जानते हैं साथियों। कुटीर उद्योग की विशेषता होती है एक ऐसा उद्योग जिसका उत्पादन घर में किया जाता है और उत्पादन की गतिविधियों में या मैन्युफैक्चरिंग की गतिविधियों में हम कह सकते हैं केवल एक ही परिवार के लोग क्या होते हैं, एक ही परिवार के लोग संलग्न होते हैं। एक ही परिवार के जो लोग संलग्न होते हैं उसी को हम कहते हैं कुटीर उद्योग कहा जाता है ना, कि लोग संलग्न होते हैं। और इसकी एक विशेषता ये भी होती है कि इसमें कुटीर उद्योग में मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि इक्विपमेंट्स की बात करें, मशीन माफ कीजिएगा, मशीनों का जो प्रयोग होता है वो न के बराबर किया जाता है, मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको ये ध्यान में रख लेना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ये प्रश्न देखकर कंफ्यूजन हो सकता है, कुटीर उद्योग ही होगा, लघु उद्योग होने का कोई चांस नहीं है। विकल्प सी क्या है, इसका सही जवाब है। जितने भी लोग विकल्प सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है। आइए साथियों अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में
पहली पंचवर्षीय योजना ने 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले कितनी वृद्धि दर अर्जित की थी। साथियों आप ये जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय काल हम देखेंगे साथियों, समय काल रहा साथियों, आपको पता है कि 1951 से लेकर 1956 तक का समय काल रहा है। आप इसमें ये बात भी जानते हैं कि विशेष तौर पे हमने बात की होगी साथियों, इसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था। किस पे आधारित थी, तो आप ये जानते हैं कि बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल, बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल कहते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। और यहाँ पे साथियों जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो रहा था साथियों 2.1%। लेकिन हमने अचीव्ड कितना किया, तो अचीव्ड की बात करेंगे साथियों, तो अचीव्ड हमने किया साथियों, हमें समझना चाहिए वो था 3.6%। और पहली पंचवर्षीय योजना को सफल पंचवर्षीय योजना भी के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प ए क्या है साथियों, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की गई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए साथियों, इसका जो सही जवाब है वर्ष 1975 है। यानी कि 2 अक्टूबर की चर्चा करेंगे, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसका पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की चर्चा करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है मुरादाबाद में स्थापित किया गया। और यहाँ भी मुरादाबाद की चर्चा करेंगे, मुरादाबाद में स्थापित किया गया। और यहाँ भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुरादाबाद में जो बैंक था, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था साथियों प्रथमा बैंक। मैं लिख देता हूँ, प्रथमा बैंक उसका नाम था। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस प्रथमा बैंक का प्रायोजक बैंक कौन था, प्रायोजक बैंक कौन था। तो आपको ध्यान रखना है कि उस बैंक का नाम था साथियों, है ना, मैं लिख देता हूँ सिंडिकेट बैंक, है ना, सिंडिकेट बैंक उस बैंक का नाम था, प्रायोजक बैंक था इसका, ना सिंडिकेट बैंक, आप ये जानते हैं। तो प्रश्न साथियों विकल्प बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। जितने भी लोग विकल्प बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल भी उनका जवाब क्या हो सकता है, सही है, हो क्या सकता है, मतलब सही है उनका जवाब। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, फेरा का पूर्ण रूप क्या है, तो फेरा का पूर्ण रूप है साथियों फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विजया बैंक और देना बैंक का विलय निम्न में से किस बैंक के साथ कर दिया गया है। यानी कि प्रश्न संख्या 10 का आपको जवाब देना है साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है। तो मैं समझना है साथियों, कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसायियों को क्या करता है, ये लक्षित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, वित्तीय वर्ष फिजिकल ईयर क्या है, फिनेंशियल ईयर हम कह सकते हैं, फिजिकल है ना, फिनेंशियल ईयर लिखना ज्यादा बेहतर है, तो मैं लिख देता हूं फिनेंशियल ईयर क्या है, फिनेंशियल ईयर क्या है, फिनेंशियल ईयर साथियों आपको पता है कि फिनेंशियल ईयर जो है वह 12 महीने का एक समय होता है, 12 माह का एक समय होता है, 12 माह का क्या है, एक समय है, समय काल होता है, जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग दर्शाने के लिए किया जाता है। साथियों भारत में जो ये वित्त वर्ष की चर्चा करेंगे साथियों, भारत में जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च की अवधि तक चलता है, 31 मार्च तक की अवधि तक चलता है। भारत में ये जो फिनेंशियल ईयर का फॉर्मूला है साथियों, उसको हम किसी सूत्र से व्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं साथियों T+1 के फॉर्मूले से व्यक्त करते हैं। टी में आपको साथियों हम समझेंगे कि पिछले वर्ष का 9 माह, पिछले वर्ष का 9 माह, पिछले वर्ष का क्या कहते हैं, पिछले वर्ष का 9 माह इसमें शामिल किया जाता है, 9 मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। और टी का मतलब 1 का मतलब है साथियों वर्तमान समय का या वर्तमान वर्ष का 3 माह, वर्तमान वर्ष का 3 माह इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं, 3 मंथ्स इसमें शामिल किया जाता है। इसमें भी देखेंगे साथियों तो वित्त वर्ष में देखेंगे साथियों, एक होता है जिसको हम कहते हैं Q1 कहा जाता है, Q2 कहते हैं, Q3 कहा जाता है, Q4 कहते हैं, Q4 कहते हैं। Q1 में हम बात करेंगे साथियों तो अप्रैल, मई, जून को शामिल किया जाता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च को हम Q4 में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। विकल्प की चर्चा करेंगे साथियों तो विकल्प बी क्या है, इसका सही जवाब है। जितने भी लोग विकल्प बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल भी उनका जवाब क्या है, सही है, विकल्प बी। क्लियर है बात। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों, 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देश के भीतर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के कुल उत्पादन साथ ही किसी विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्य ह्रास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका
प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर प्रश्न की बातें की गई साथियों। तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों, उसको हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जीडीपी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, है ना, जीडीपी कहा जाता है। विकल्प क्या है? सी क्या है इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जिसमें लोग रोजगार वाले प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है? आप ये सब जानते हैं साथियों, इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। विशेष तौर पर ये जो बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ कृषि क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। मैंने लिख दिया कृषि क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है। याद रखना इन चीजों को, कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं साथियों। वर्ष 1944 की बात करेंगे। वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में किस भारतीय वित्त मंत्री ने भारत के प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया था? किस वित्त मंत्री ने, हम देखेंगे साथियों। तो इनका जवाब है साथियों, आपको ध्यान में रखना है, आर.के. शेखमुडम चट्टी साहब ने क्या किया था? इसमें हिस्सा लिया था। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा है साथियों आज की क्लास से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और फिर मिलेंगे साथियों अगले क्लास में 15 मिनट शो में, यानी कि दोस्तों एकेडमी का जो बहुचर्चित 15 मिनट शो इकॉनमी है उसमें साथियों नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।